एसएसटी मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स प्रिपरेशन सीरीज़ में आज ये पहला लेक्चर है और मैं कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों को एक साथ लेकर चलूँ। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज़ाहिर है कुछ क्लास 9 और कुछ क्लास 11 के, क्योंकि स्पेसिफ़िकली मैंने आज के फर्स्ट लेक्चर में फ़िज़िक्स को सेलेक्ट किया है। और फिज़िक्स में ज़ाहिर है ये दोनों लेवल्स मैंने देखे हैं, 9th और 11 दोनों का एक कम्बिनेशन है। ठीक है, आप भी इसमें फिर कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐड की जाए ताकि फिर आपको उससे फ़ायदा हो। और ज़ाहिर है मैं बेसिक सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त एमएस कर रहे हैं या बीएस कर चुके हैं, काफ़ी टाइम गुजर चुका है और उनको ये जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो क्लियर नहीं है या मिसाल के तौर पर थोड़ा सा ब्लर हो गए हैं। तो उन सब के लिए इस सीरीज़ में लेक्चर्स भी होंगे और साथ में एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा आफ्टर दी चैप्टर, ताकि एक सीक्वेंस से आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलता जाए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा फॉर योर ब्रेन सेल्स टू यूज़, ताकि आप उसको भी यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट हो सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो जूनियर्स हों या आपके फेलोज़ हों, वो प्रिपरेशन कर रहे हों। ठीक है, जिसकी नज़र से भी एक वीडियो गुजरती है तो वह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। Okay, so first of all, starting with the first chapter, measurements। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आती है कि व्हाट इज़ दी फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी का पॉइंट अगर हम देखते हैं, सो दैट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर एंड ए यूनिट। और ज़ाहिर है ये नंबर और यूनिट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी बेसिकली जो वो चीज़ है जो कि ऑब्ज़र्वेबल भी होती है और उसके साथ फिर मेजरेबल भी। ठीक है, सो वो ऑब्ज़र्व भी हो और उसको मेजर भी किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.35 मीटर ये एक लेंथ की वैल्यू है, जिसमें 2.35 जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है ये इसका यूनिट है। टाइप्स जो हैं इसके जिस तरह से हमारे पास बनते हैं वो दो किस्म के टाइप्स हैं। एक है आपके पास बेस क्वांटिटीज़ जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और फंडामेंटल हैं। ठीक है, जिनमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ज़ाहिर है इस किस्म के पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं और हमें फिर उसके जवाब की याद दहानी नहीं होती। दूसरी तरफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो बनती हैं बेस क्वांटिटीज़ से ही, लेकिन ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं बनेंगे। ठीक है, बल्कि बेस क्वांटिटीज़ को आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई डिपेंडिंग अपॉन एनी फिजिकल प्रोसेस या डिवाइड। ठीक है, एंड डिविजन। सो इसके थ्रू हो सकता है। थोड़ी सी आपके सामने मैं एक एग्जांपल भी रख देता हूँ कि लेट्स से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है ये आपको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो स्पीड इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिस्टेंस चूँकि लेंथ है, टाइम खुद एक बेसिक क्वांटिटी है। तो इस तरह से डिस्टेंस और टाइम दोनों के मिलने से, डिवीजन से स्पीड बनती है। इसी तरह से मास एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ये एक डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी को भी आप एक बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक नई डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी, फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक बेस क्वांटिटी है। लेकिन जब मिसाल के तौर पर मैं थोड़ी सी आपको ये एक एग्जांपल जो थी ये वाली, इसमें तो दोनों बेस क्वांटिटीज़ थी और उनसे आपको डिराइव क्वांटिटी मिली। लेकिन इस तरह से अगर आप एक दो और भी एग्जांपल अपने जहन में रख लें, लेट्स से वॉल्यूम जो है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ। इसी तरह से
अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं, सो डेंसिटी इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे फिगर्स आप अपने जहन में ला सकते हैं जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। फिर उसके बाद यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड्स हमारे पास आती हैं कि हमने उसमें जो यूनिट्स मतलब जो मेजरमेंट करनी है उसके लिए हमारे पास पॉसिबल यूनिट्स कौन से होंगे। तो फुट पाउंड सेकंड एक आपके पास सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एक सिस्टम है, और मीटर और किलोग्राम एंड सेकंड ये तीसरा सिस्टम है। तो ये नॉर्मल सिस्टम्स थे, और इनमें जब आपके पास मतलब आपके एम के एस को अगर देखा जाए तो एम के एस में लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के केल्विन, करंट के लिए एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी कैंडला। ये बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से अगर आप न्यूटन को देखते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ में एम के एस सिस्टम्स में, तो ये आपके पास क्या आता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आता है। लेकिन अगर आप सी जी एस सिस्टम में न्यूटन को देखते हैं, सो दैट न्यूटन कन्वर्ट्स इनटू डाइन, एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो है ये कितने डाइन्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आप सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से 1 न्यूटन आपके पास अवेलेबल है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलो की जगह आप लगा लें 1000 ग्राम, मीटर की जगह लगा लें 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इस तरह से 10⁵ डाइन्स बन जाएगा, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर जो है ये डाइन्स के बराबर बनता है। तो ये हमें रिलेशन का पता होना चाहिए है कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, या इसी तरह से ये भी आप लिख सकते हैं कि 1 डाइन इज़ इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन्स। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अक्सर MCQs में आ जाती है, सो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है कि मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर रॉड का, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का हम सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिशनल चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है, दिस इज़ ओनली 0, और इसी तरह से स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो अब इन तीनों में से दिस हैज़ द लीस्ट काउंट, ठीक है, सबसे छोटा लीस्ट काउंट है इसका। बाद में फिर हम देखते हैं कि इस छोटे लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज को क्या फ़ायदा होता है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर के लिए यहाँ पर अगर आप मैं रीडिंग को ही देखता हूँ, तो मेन स्केल रीडिंग में अगर आप सेंटीमीटर की रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर यह मिस टाइपिंग की वजह से हुआ है, दिस शुड बी 2.40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको कहीं पर यह आ जाता है कि 2.5 सेंटीमीटर है और ये लीस्ट काउंट ये वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आई है, तो ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसके लीस्ट काउंट में आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो इस तरह से इसके रीडिंग में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको 2 डेसिमल प्लेस नज़र आ रहे हैं। तो ये उसकी वर्नियर के लिए रीडिंग हो गई। तो जाहिर है उसके लिए टोटल लेंथ का फार्मूला जो है वो क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई दैट लीस्ट काउंट, और ये आपके पास 2.46 सेंटीमीटर है। लेट से कोई हमें ये बताता है कि 3.456 सेंटीमीटर एक रीडिंग है, ये किस से ली गई है। तो हमें पता होना चाहिए है कि इसके 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये इसके साथ मैच करता है। सो ये वर्नियर कैलिपर की रीडिंग नहीं होगी, बल्कि ये स्क्रू गेज की रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से स्क्रू गेज की एग्जांपल में अगर आप रीडिंग लेते हैं, सो अगर उसके पिच की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो है 25 डिविजन्स, तो आसानी से इस 25 डिविजन्स को आप क्या कर लेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन
ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर स्केल डिवीज़न की रीडिंग आ जाएगी, और जो भी रीडिंग आपके पास आएगी उसमें मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, उसके साथ फिर इसको आप क्या कर देंगे, सॉरी, जो लेंथ की रीडिंग होगी ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे। मैथ्स जो है इसी तरह से बीम बैलेंस के साथ भी और डिजिटल बैलेंस के, अब ज़ाहिर है इस वक्त तो आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, तो बीम बैलेंस के बजाय हम डिजिटल बैलेंस ही यूज़ करते हैं मेजॉरिटी केसेस में। इसी तरह से मास ऑफ स्टोन है 1.250 किलोग्राम, तो अब इसमें आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस के साथ यहाँ पर उसका लीस्ट काउंट है। द प्लस माइनस शोज अनसर्टनिटी इन रीडिंग, ये जो चीज़ आपको मिल रही है ये यहाँ पर मैं बता दूँ कि लीस्ट काउंट जो है इसको एक्चुअली हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बिकॉज जब तक आपके पास वो मटेरियल, वो इंस्ट्रूमेंट है, आपकी लीस्ट काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सो इस वजह से हम इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव अनसर्टेनिटी अभी थोड़ी देर में आएगी आपके सामने। इसी तरह से टाइम है मेजर्ड यूजिंग स्टॉप वॉच, पेंडुलम एंड एटॉमिक क्लॉक, तो ज़ाहिर है ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए है, कीपिंग इन व्यू दी MCQs। इसी तरह से अगर हमें किसी जगह का रिपीटेटिव प्रोसेस है और उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, सो 20 ऑसिलेशंस हैं 40 सेकेंड्स में, नंबर ऑफ टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे डिवाइड कर देंगे, 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और इस तरह से हम कहते हैं कि 2 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस बनता है वो बनता है एक्यूरेसी, प्रिसिजन और एरर का। पहले तो हमें इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस का पता होना चाहिए है, और वो क्या है, वो ये है कि जब आप एक्यूरेसी को देखते हैं, सो क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, ट्रू वैल्यू जो है वो 50 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू अगर 49.9 सेंटीमीटर है, तो ये काफ़ी करीब है इसके। सो इस वजह से हम इसको एक्यूरेट कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये होती 47.2, तो ये इनएक्यूरेट होती, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी करीब है, सो दैट इज़ एक्यूरेट। इसी तरह से जब प्रिसिजन की बात करते हैं तो अक्सर हम ये एक्यूरेसी और प्रिसिजन को कंफ्यूज कर देते हैं। प्रिसिजन एक तरह से आपके पास रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट है। आप कहेंगे कैसे? सिंपल, आपके पास एक रीडिंग आई थी बिल्कुल उसी पिछले वाले एग्जाम्पल की, और उसमें आपके पास एक मरतबा ये रीडिंग आई, दूसरी मरतबा ये आई, तीसरी मरतबा ये आई, तो आपकी रीडिंग्स जो है ना एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। सो ये इस वक्त प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको एग्जांपल बता दूं कि लेट्स से एक 49.8 होती, दूसरी होती 47.3 और तीसरी होती 45.2, तो ये इनकी प्रिसिजन जो है वो बहुत वीक है, क्योंकि ये ख़ुद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हालांकि इनमें एक रीडिंग जो है उसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है ये इस वाले की, लेकिन ओवरऑल प्रिसिजन जो है वो बहुत वीक है। और इसी तरह से अगर आप एरर को डिफाइन करते हैं, सो एरर इज़ द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपको एरर का मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर आपके पास एरर बनेगा इस एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एरर की तरफ। टाइप्स ऑफ एरर में आपको सिस्टमेटिक एरर, सेम डायरेक्शन दैट इज़ ज़ीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट, ये जो सिस्टमेटिक एरर है ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है, और जब तक आपने ये गलती ठीक नहीं की ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और ज़ाहिर है ये जो ज़ीरो एरर है यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए है कि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी होता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर भी होता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन के लिए हमें एडिशन करनी पड़ती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपके जहन में क्लियर होने चाहिए हैं। रिवीजन एक तरह से उनकी होनी चाहिए है ताकि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हों। फिर उसके बाद रैंडम एरर है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपको ये पास गलती आ रही है और उसका आपको पता नहीं चल रहा। इसकी करेक्शन का तरीका जो है वो क्या है, एवरेज लेने से है। वैसे भी एवरेज हमारी
मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर देता है, बट दैट्स अ गुड वे। और फिर उसके बाद ग्रॉस एरर या मिसाल के तौर पर पर्सनल एरर, जो कि आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा, ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। हमें किसी चीज़ के इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं आता, सो हम जो गलती करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज दी पर्सनल एरर। तो ज़ाहिर है पर्सनल एरर का तरीका ये है कि उसके लिए बंदे की एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़ हो, तो वो ज़ाहिर है कम से कम उसके साथ गलतियाँ होंगी। देन इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में अक्सर जब आप मेजरमेंट के लिहाज से लेते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड सी डेफिनेशन सामने आती है। हालांकि वो बहुत क्लियर है, लेकिन अक्सरियत कैंडिडेट्स या स्टूडेंट जो हैं उसको समझ नहीं पाते। और उसकी बेसिक वजह क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो किस्म के फिगर्स काउंट होते हैं, एक एक्यूरेटली नोन और दूसरा जो है वो फर्स्ट डाउटफुल। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, कैसे मालूम करेंगे। एक्यूरेटली नोन प्लस फर्स्ट, आपको एक एमसीक्यू में बताता हूँ। लेट से आपको बताया गया कि वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग ली गई है और इस रीडिंग की वैल्यू जो है वो है 3.45 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इसमें आप देखें ये 5 पॉइंट जो है ना, ये जो 0.01 की ये इस जगह पर जो नंबर आया हुआ है ये जो है ना ये डाउटफुल है। क्यों ये डाउटफुल है? क्योंकि बेसिकली वर्नियर कैलिपर आपको 1/100 सेंटीमीटर की प्रिसिजन देता है। अब इससे एक नंबर जब आप इस साइड पर जाएंगे तो ये बनेगा 0.001 सेंटीमीटर, जो कि बराबर बनेगा 1/1000 सेंटीमीटर के। सो इस वजह से यहाँ पर आपको डाउट मिलता है। इस तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट में, लेट्स से मैं एक दूसरी एग्जांपल में दे दूँ, 0.1 सेंटीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड, उसकी रीडिंग ले ली गई 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें 4 नॉन हो गया और 5 वाला पॉइंट जो है, जो कि 1 के ये 0.1 वाले जिसको 1/10 पोजीशन कहते हैं, 1/10 मतलब 1/10, ये हमारे पास क्या होगा? डाउटफुल होगा। अच्छा, फिर जनरल रूल्स, जैसे कि आपके पास इस डिस्कशन के बगैर अगर कोई मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके पास 1 2 3 एक नंबर है, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर उसके बाद 1 0 2 3 हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ज़ीरो काउंट होगा अगर ये दो नॉन ज़ीरो के दरमियान आ गया। इसी तरह से अगर ये वाले ज़ीरो नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट पर आ गए और डेसिमल पॉइंट हैं तो ये काउंट नहीं होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि 2.300, इसमें चारों के चारों जो फिगर्स हैं उनको सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लेट से आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस देखी होगी, लेट से 75 पॉइंट, ज़ाहिर है ये रुपीज़ हैं और ये डेसिमल के बाद पैसास होंगे। तो अगर ये 75 है ना तो मुझे इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसास एग्जैक्टली एक नंबर है। ठीक है, लेट से किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है 76.99। ठीक है, तो इस वजह से ये जो दो ज़ीरोज़ है ना ये एक प्रॉपर फिगर को शो कर रहे हैं, मतलब पैसास को। सो इस वजह से यहाँ पर आपके पास चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब ज़ाहिर है इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में आपको ये नहीं बताया गया कि इसका लीस्ट काउंट कौन सा था इस वाले ऑप्शन में, तो आपको सिंपल रूल के मुताबिक डिसाइड करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 30 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है ये 2.348 और 2.35, अब इन दोनों में लेस प्रिसाइज क्या है। एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, लीस्ट काउंट जितना कम से कम होगा, ठीक है, उतनी ही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर मीटर रॉड से मेजरमेंट लेता हूँ तो मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर की गुंजाइश है। मैं अगर वर्नियर कैलिपर से लेता हूँ
तो मेरे पास 4.56 सेंटीमीटर की गुंजाइश है। ठीक है, मैं अगर स्क्रू गेज से लेता हूँ तो मेरे पास 4.567, ये नंबर्स मैं फ़र्ज़ ही ले रहा हूँ, इसकी जगह आप कोई भी नंबर डिपेंड कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है कि कौन सी लेंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस आ सकते हैं, इसमें 2 और इसमें 1, तो इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसकी प्रिसिशन ज़्यादा होगी और इस वजह से स्क्रू गेज जो है वो इन तीनों में से जीत जाएगा। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसको फ़ायदा कैसे पहुँचता है। फिर उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ जस्ट फॉर वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, उसको आसानी से लिखने के लिए। जैसे कि ये नंबर है, अब मैं अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखूँगा सो दैट विल बी 6.4 और इसके साथ 5 ज़ीरोज़ होंगे, तो एक लंबी कहानी बन जाएगी। तो बजाय इसके बार बार लिखने के हम इसको डेसिमल पॉइंट को इधर ले आते हैं, 6.4 × 10⁻⁶। आपको ये पता भी होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ है। ऐसे नंबर्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। साइज़ ऑफ एटम है 5 × 10⁻⁻11 न्यूटन, तो ये इस तरह से होना चाहिए था। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये 11, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता था, लेकिन ज़ाहिर है इसको इस तरह से लिखना और थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। देन इज़ द डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है क्लास 11 का। दैट शोज अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन बेस क्वांटिटीज़, मतलब किस तरह से वो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, ठीक है, किस तरह से है। तो जैसे कि फोर्स है, मैस और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, तो ज़ाहिर है यहाँ से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैस के लिए कैपिटल M लगा लेंगे और एक्सेलरेशन के लिए LT-2 लगा लेंगे। आप कहेंगे कि आपके ये LT-2 कहाँ से आया? सिंपल, अगर आपको एक्सेलरेशन का यूनिट याद है तो मीटर के लिए लेंथ लगा लें, T के लिए -2 लगा लें, सिंपल। इसी तरह से स्पीड है तो स्पीड के लिए LT-1 हो जाएगा। वॉल्यूम है तो उसके लिए L³ हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं डायमेंशंस की? किसी भी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को, मतलब कोई भी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर VF = VI + AT को चेक करूँगा कि ये करेक्ट है, तो इसमें इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर आना चाहिए। अगर इनका बराबर नहीं आया तो ये नहीं होगी। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। अब आप इसकी डायमेंशन भी चेक करके मुझे बताएं कि ये करेक्ट है या नहीं है, ये भी चेक कर लें, ठीक है। और चेक करने का सिंपल तरीका है, ये देखें, मैं ऊपर वाली इक्वेशन करता हूँ, LT-1, ये भी LT-1 और A जो है LT-2 है, T है +1, तो ये कैंसिल आउट होकर LT-1 बन जाएगा। तो ये भी LT-1, ये भी LT-1, ये भी LT-1, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल्स मैंने मेंशन की हुई हैं, देख लें फिर आप। फिर उसके बाद आती है अनसर्टनिटी एंड प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ये भी क्लास 7 की उसमें एक्सटेंशन में आया हुआ है, 9th में ये नहीं था। सो अनसर्टेनिटी क्या है? एवरी मेजरमेंट हैज़ अ लिमिट ऑफ डाउट। अनसर्टेनिटी मीन्स द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यूज लाइज। जैसे कि अब ये 20, ये पहले भी ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं, ये नंबर्स थे, उसमें ये आया था। सो 20 ± 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? क्योंकि अगर 20.0 से आप 0.1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आएगा, और अगर उसमें 0.1 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये आपके पास रेंज हो गई, इसके दरमियान आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है। द एक्चुअल वैल्यू लाइज बिटवीन दिस वन। तो ये बेसिकली आपको ये बताती है कि आप कितना करीब हैं। अब ये देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह से लिखता 0.5 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता 20.5 सेंटीमीटर टू ये तो लंबा, ये बड़ा हो जाता, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आपके पास बड़ी वैल्यू हो जाती और 19.5 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू हो जाती, तो ये आपके पास रेंज बन जाती। तो जाहिर है इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है।
इसमें फ़र्क कम है। सो अनसर्टेनिटी का जो क्लियरेंस है वो आपको लीस्ट काउंट से ही मिलता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कंबाइनिंग अनसर्टेनिटीज़ के लिए फार्मूला क्या है? इफ़ सेवरल मेजरमेंट्स आर यूज्ड इन कैलकुलेशन देयर अनसर्टेनिटीज़ कंबाइंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन। किस तरह से? जैसे कि आपके पास अगर एडिशन का मैकेनिज़्म हो रहा है या सब्ट्रैक्शन का, तो वहाँ पर आपने L1 और L2 जो कि एक्चुअल रीडिंग्स हैं उनको तो आपने ज़ाहिर है ऐड ही करना है क्योंकि हमने एडिशन करनी थी, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको भी आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये ठीक है। सो ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़, ये रूल आपको पता होना चाहिए है, डायरेक्टली आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ऐड परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़। ये एक नंबर है, ए उसकी एक्चुअल वैल्यू है, सजेस्टेड वैल्यू है, डेल्टा ए उसकी अनसर्टेनिटी है, बी दूसरी वैल्यू है, डेल्टा बी उसकी अनसर्टेनिटी है। अब अगर मैंने दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो ए को बी से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो सिंपल है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि अब मुझे डेल्टा ए और डेल्टा बी इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने का तरीका क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यह देखें, ये डेल्टा ए लीस्ट काउंट है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मैंने दोनों के साथ कॉमन कर लिया। तो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फिर मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरह से रूट के केस में, सॉरी पावर के केस में, पावर के केस में क्या होगा? ए रेस टू पावर एन है, ठीक है। सो ये आपके पास एन जो है वो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए उसका लीस्ट काउंट है, ए उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, और एन उसकी पावर है। तो वो हमारे पास मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से पाई आर स्क्वायर आपके पास एक इक्वेशन है एरिया की, सर्कल की। तो अब इसमें आर की वैल्यू आपको मिसाल के तौर पर दी गई है 2 सेंटीमीटर। मैंने सिंपल सी एग्जांपल उठा लिया। आप कहते हैं कि मैंने इसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई पावर विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? लेट्स से 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर था। सो 0.1 उसका लीस्ट काउंट हो गया, 2.0 उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई, उसको मैंने पावर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। दिस विल बी द फाइंडिंग ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो लेट्स से मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो अलग से कैलकुलेट कर लूँगा, साथ में ये उसकी क्या हो जाएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। थोड़ी सी एग्जांपल्स को देख लें तो आपको थोड़ा सा इसमें और भी क्लैरिटी हो जाएगी। 2 लेंथ्स हैं और इनको ऐड किया गया है, सो 10 + 8 18 बन जाएगा। दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी तो 0.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये मैस और एक्सेलरेशन और फोर्स इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ज़ाहिर है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आ गया। लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आपने क्या करना है? लीस्ट काउंट को ऑब्जर्व रीडिंग पे डिवाइड करना है, ये प्लस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व रीडिंग, ये मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी और ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी दोनों के साथ ऐड हो गई, ये इसका परसेंटेज ले लिया गया, ये आपके पास आ जाएगा 9%। तो ज़ाहिर है 9% 10 का कितना हुआ? 0.9 हुआ, ठीक है। तो फिर आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी 10 ± 0.9 न्यूटन, ये आपके पास आ जाएगा जवाब। इसी तरह से टाइम का फार्मूला है 2πL/g, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसमें पावर जो है L/g के ऊपर 1/2 है, तो वो आपको यहाँ पर वो पावर नज़र आ रहा है। बाकी आप कैलकुलेशन को देख लें, एग्जैक्टली पॉज करके चेक कर लें, या ख़ुद आप पहले कैलकुलेट कर लें फिर उसके साथ कंपेयर कर लें अपना रिज़ल्ट, ठीक है। मेरे वाले रीडिंग में कोई उसकी बात हो सकती है, टाइपिंग इश्यूज़, तो वो थोड़ा सा इग्नोर किया करें। ओके, यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स विद स्मॉलर लीस्ट काउंट। जब आप अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करते हैं, MCQ पॉइंट है, ठीक है। टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंड द मीन, ये भी दूसरा में MCQ पॉइंट है। अवॉइड पैरेलैक्स एरर एंड कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलरली।
ओके, प्रैक्टिस एप्लीकेशंस थोड़ा सा आप फिर इस पर प्रैक्टिस कर लें और रॉड मेजर्स ये रीडिंग्स वगैरह कर लें, ठीक है, और इसकी लेंथ और अनसर्टेनिटी मेंशन कर दें, ये भी आप प्रैक्टिस कर लें। टाइम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में थोड़ा सा अपने आप को असेस कर लें कि व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस लेक्चर, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, डिफाइन एब्सोल्यूट and percentage error, what is SI unit of luminous intensity, explain how uncertainty is combined during multiplication, how can significant figures show the precision of a measurement, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये MCQ में भी इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये भी आप कर लें, अपने साथ प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत हो पड़ेगी आपको। और इसी तरह से राइट 5 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ विद देयर डायमेंशनल फार्मूलाज। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा है कि ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो पिक की है, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं पहले से थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। ये 2 नंबर्स की एडिशन है। अच्छा, अब इसमें जब आपने एडिशन करनी है ना, तो ज़ाहिर है अब यहाँ पर आपको वही रूल फॉलो करना होगा, लीस्ट काउंट्स वाला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ वाला, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ज़रा इस चीज़ को फिर आपने देखना है, ठीक है। सो आई होप सो इसमें काफ़ी मटेरियल मैंने कवर कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन किया करें, ठीक है। और ये भी बताया करें कि इससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलता भी है, नहीं मिलता। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हुई हैं और आप मेहनत करेंगे तो मौका मिल सकता है कि आप अपनी जॉब हासिल कर लें। थैंक यू।